Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all on behalf of Sheila IAS. Today I will be talking about those topics which were there in the Hindu's Delhi edition. So which are those articles? So first one is on ranking that makes no sense. So यहाँ पे हम लोग NIRF रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, एक्रेडिएशन में क्या कंपैरिजन्स है, पैरामीटर्स में क्या क्या इश्यूज है, क्यों बनाया गया है NIRF, दैट ऑल थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड इज ऑन बांग्लादेश इंडिया. सो यहाँ पे जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश शेयर करता है. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द सेकेंड वन. द थर्ड इज ऑन अटॉर्नी जनरल. तो यहाँ पे देखेंगे उनकी क्या पावर्स होते हैं, क्या होता है टर्म उनका होता है, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या उनके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन द थर्ड वन. द फोर्थ इज ऑन आसाम राइफल्स. सो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुआ है, जो अटैक हुआ है, उस पर बात नहीं करके हम लोग जो मैंडेट है एज सच वो उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी मेंस पेपर. तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका क्या क्या मैंडेट होता है, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो कैसे होता है. सो दैट वुड बी इन द फोर्थ आर्टिकल. बस फिफ्थ वन वुड बी ऑन चाइना ताइवान. नाउ चाइना ताइवान पे मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, सो आई बी रेफरिंग टू दैट वीडियो हियर. So with that, without wasting much of time, let's start with our first article, ranking that makes no sense. अब title जो है it's kind of more criticizing when it comes to NIRF. NIRF में criticize करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा criticize कर रहे हैं यहाँ पे, that makes no sense. But देखते हैं हम लोग क्या क्या issues हैं यहाँ पे. So what is this NIRF? It is National Institutional Ranking Framework. Institutions को rank करने का framework है NIRF. सो फर्स्ट देखते हैं क्या क्या है. सो इट इज ए मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. क्या के लिए? टू रैंक इंस्टीट्यूट्स. कौन से इंस्टीट्यूट्स? ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द इंडिया. एंड इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय गवर्नमेंट. प्राइवेट की करते थे, प्राइवेट के होते हैं पहले से, बट गवर्नमेंट की तरफ से इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट टू रैंक द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. इंडिया में गवर्नमेंट की तौर से ये इट इज द फर्स्ट एवर in any country. Then with that जो participation है NIRF में it is made compulsory. किन लोगों के लिए? To all government run education institutes. गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे उन लोग जो कि हाई एजुकेशन में पार्ट लेते हैं उनके लिए NIRF में पार्ट लेना इट्स एन कंपल्सरी. इट्स कंपल्सरी. Then the fourth one is subjectivity. क्या इशू के कारण इन्होंने NIRF बनाने का मकसद लाया? So NIRF से पहले काफ़ी सारे हैं जो वर्ल्ड में रैंकिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, देयर इज दिस टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग. ये सब जो रैंकिंग सिस्टम्स हैं वहाँ पे देयर इज सब्जेक्टिविटी कि क्या करना है क्या नहीं करना. जो परसेप्शन है, परसेप्शन का एक हायर वेटेज है, और वो हाई वेटेज के कारण इंडिया भले ही काफ़ी सारे पैरामीटर्स में काफ़ी अच्छा करे, परसेप्शन में क्योंकि पोर होने के कारण उनका रैंकिंग्स जो है वर्ल्ड रैंकिंग्स में नहीं दिखता था. और इसके खिलाफ इसे इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने किसके हद तक, चाइना ने भी सिमिलरली शंघाई फ्रेमवर्क है, शंघाई रैंकिंग है जो कि उन्होंने लॉन्च किया. तो उसी साइडलाइंस पे, उसी लाइंस में इंडिया ने NIRF जो है NIRF स्टार्ट किया है. एंड द लॉन्ग टर्म प्लान, इसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान इज टू मेक इट एन इंटरनेशनल लीग टेबल. सो कल जाके कल परसों जब वो डेवलप हो जाए, जब और मेच्योर हो जाए, सो ये क्या चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट वांट टू रैंक द इंस्टीट्यूशन इन द ग्लोबल स्केल. ग्लोबल स्केल में हर यूनिवर्सिटीज़ को स्केल करने का, रैंक करने का मकसद है NIRF को. विद दैट लेट्स सी द कैटेगरीज. सो NIRF में ऑल टुगेदर वी आर हैविंग 11 कैटेगरीज, 11 कैटेगरीज हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ओवरऑल कैटेगरी है, देन यूनिवर्सिटीज़ का अलग से, इंजीनियरिंग अलग, मैनेजमेंट अलग, फार्मेसी, डेंटल, रिसर्च, आर्किटेक्चर सब अलग अलग से हैं. सो हर एक स्ट्रीम में अलग अलग से रैंकिंग्स हैं, और सबको मिला के, सबके पैरामीटर्स और जो वेटेज है उसे मिला के ओवरऑल रैंकिंग भी है. विद दैट लेट्स सी द पैरामीटर्स. क्या क्या है पैरामीटर्स? सो फर्स्ट पैरामीटर इज टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज. तो यहाँ पे आपका हो गया टीचर एंड स्टूडेंट्स रेशियो जो है वो यहाँ पे आ जाता है. टीचर्स के क्वालिफिकेशन आते हैं, PhD क्वालिफाइड है कि नहीं, क्या है क्वालिफिकेशंस, तो ये सब चीज़ें फर्स्ट में आ जाती हैं. सेकेंड में है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस. अब यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशंस हो रहे कि नहीं, जो पब्लिकेशंस हो रहे वो कौन से जर्नल्स में हैं, जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, रीच कितना है, ये सब चीज़ें सेकेंड में आ जाती हैं. थर्ड इज़ ग्रेजुएशन आउटकम. जो बच्चे ग्रेजुएट होके जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो, ये सब जो आउटकम है दैट इज़ कैलकुलेटेड इन द थर्ड वन. फोर्थ वन इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी. यहाँ पे जो बच्चे क्लासरूम में हैं वहाँ पे हर सेक्शन के बच्चे है कि नहीं, डाइवर्सिटी है कि नहीं, आउटकम क्या है, कितने
सेक्शंस तक जा रहे हैं, कितने डाइवर्स हैं सोसाइटी, दैट इज समथिंग विच वी लुक इन द फोर्थ एस्पेक्ट, वेयर द फिफ्थ वन इज परसेप्शन। अब आपको याद होगा जो कि रीजन था, वन ऑफ द रीजन कि जो NIRF बनाया गया, द रीजन वाज द सब्जेक्टिविटी। यहाँ पे भी वी आर हैविंग द एस्पेक्ट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कैसे परसीव कर रहे हैं लोग, कितने प्रूडेंट है, कितने मेच्योर हैं, लोगों के दिमाग में क्या है उनका स्टैंड, कोई एजुकेशन, कोई IIT है तो क्या स्टैंड है, NIT है तो क्या स्टैंड है, क्या है गिफ्ट कोई है तो क्या उसका स्टैंड है। तो वो जो परसेप्शन है, परसेप्शन इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब इशू ये होगा कि जब भी परसेप्शन आता है देयर कम्स द इशू ऑफ सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का एक इशू आता है कि कोई आदमी कुछ और परसीव करता है, कोई आदमी कुछ और परसीव करता है। फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कॉलेजेस हो सकते हैं जो कि IITs या NIT से काफ़ी अच्छे पढ़ाते हो, पर परसेप्शन में IITs और NITs आगे हो सकते हैं। सो दैट इज द इशू विद परसेप्शन विच विल बी सीइंग इन आवर लेटर कोर्स। सो देखते हैं विद दैट कि क्या क्या इशूज़ हैं। सो फर्स्ट इशू इज इन रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। जो हम लोग ने सेकेंड पैरामीटर जो डिस्कस किया था, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसमें है फर्स्ट इशू। द इशू क्या है? इशू ये है कि तो क्वालिटी जो है पब्लिकेशन का क्वालिटी ये कैसे देखते हैं, ये कंपेयर करते हैं कौन से डाटाबेस से, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस। अब ये जो वेब ऑफ साइंस और स्कोपस जो ये एक डाटाबेस है जो कि पब्लिकेशंस को स्टोर करता है, उसमें प्रोवाइड करते हैं, एक काइंड ऑफ डाटाबेस है। बट इशू क्या हो गया, ये जो डाटाबेसेस हैं स्कोपस या वेब ऑफ साइंस, दीज आर पर्टिकुलरली मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल जो कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, उन यूनिवर्सिटीज़ में उनका जो रिसर्च पेपर है वो ज़्यादातर स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में जाता है। तो ये डिसएडवांटेज किसके लिए होता है? फॉर एग्जांपल लो जैसे कॉलेजेस, लो जैसे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाते हैं। सो वी यूजुअली से कि इट इज़ एन कंपैरिजन ऑफ ऑरेंजेस विच एप्पल्स। ऑरेंजेस को एप्पल्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जो आप डाटाबेस यूज़ कर रहे हो टू एनालाइज द क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, दैट इज प्योरली फॉर क्या, इंजीनियरिंग या मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए है। तो दैट इज द फर्स्ट इशू। सेकेंड इज परसेप्शन। तो जैसे मैंने कहा जो लास्ट अपना पैरामीटर है दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है, जब भी परसेप्शन का बात आता है सब्जेक्टिविटी में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे परसेप्शन का जो अमाउंट है वो अराउंड 100% दिया गया है, 100% परसेप्शन। अब यहाँ पे बात आ जाता है परसेप्शन वैरीज। अगर ऐसा हुआ कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 100% परसेप्शन है तो ये भी होना चाहिए था कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाए, पर इनके अलावा क्या होता है कि परसेप्शन प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाके वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आते हैं। तो परसेप्शन का जो सब्जेक्टिविटी है दैट इज इशू, एंड दैट वाज वन ऑफ द इशू जिसके मकसद से हम लोग ने NIRF बनाया था। यहाँ पे भी परसेप्शन है और परसेप्शन की वजह से सब्जेक्टिविटी का इशू आ जाता है। थर्ड इज द फैकल्टी स्टूडेंट्स रेशियो। अभी जो फैकल्टी स्टूडेंट्स रेशियो ये कहाँ पे है? इट इज इन टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ये जो फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर के अंदर आता है टीचिंग एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रेशियो। अब उस रेशियो में क्या इशू है, काफ़ी सारे फैकल्टीज़ हैं जो कि एक डिसिप्लिन में नहीं मल्टीपल डिसिप्लिन में पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फैकल्टी हो सकता है जो कि केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल में पढ़ाता हो, मैकेनिकल एज वेल एज नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हो, या इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता हो। अब इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है या कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उनका जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स रेशियो जो बढ़ाना है तो वो क्या करेंगे, एक ही फैकल्टी को रख के 2-3 डिसिप्लिन में पढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो फैकल्टी टू स्टूडेंट्स रेशियो है वो बढ़ जाएगा। बट दैट इज नॉट द मोटो विथ विच दिस पैरामीटर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो दैट इज द थर्ड इशू। द फोर्थ इशू इज लैक ऑफ रिगरस सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन। जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि NIRF को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डाटा क्या चेक कर रहे हैं कि नहीं, उसमें कोई क्लैरिटी है कि नहीं, उसमें कोई एम्बिग्यूटी है तो क्या वेरीफाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो वो जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर है उसे और थोड़ा रिगरस बनाना चाहिए, उसे और थोड़ा मेच्योर बनाना चाहिए। अगर जब तक आपका वेरिफिकेशन जो सिस्टम है उसमें लैक्स रहेंगे, उसमें कोई कठिनाई होंगी, तो उसमें क्या होगा, कोई भी डाटा जो देते हैं NIRF उस बेसिस से करेगा, और NIRF जो है एक काइंड ऑफ अच्छा मैकेनिज्म नहीं बनेगा जब तक आपकी जो डाटा है वो आप वेरीफाई नहीं कर रहे। विद दैट लेट्स सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज गैप इन मेथोडोलॉजी एम्प्लॉयड बाय एक्रेडिएशन एंड रैंकिंग पर्पसेस। सो एक्रेडिएशन के लिए यू मस्ट नो कि एक सेक्शन है जो कि कहते हैं NAAC, नेशनल एक्रेडिएशन जो है काउंसिल जो है। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे टीचर्स हम लोग को A+, B+ देते हैं एग्जाम्स में, सिमिलरली NAAC क्या करता है, NAAC यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देता है A++, B+ या A+, तो वैसे रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अब इशू क्या है, जो NAAC जो रैंकिंग प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग एक्रेडिएशन कहते हैं पर्टिकुलरली, ये एक्रेडिएशन में क्या होता है, एक्रेडिएशन में वो सब जर्नल्स को इंक्लूड करते हैं जो कि UGC के अंडर लिस्टेड हो।
यूजीसी के अंडर लिस्टेड जर्नल्स को ये यूज़ करते हैं। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हो जो कि एनआईआरएफ है, एनआईआरएफ किसको यूज़ करता है? स्कोपर्स या वेब ऑफ साइंस, और जो कि प्योरली ज़्यादा स्क्यूड है किसकी तरफ, ज़्यादा फेवरेबल किसकी तरफ है? इंजीनियरिंग या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो नैक में एक्रेडिटेशन में लो जैसे यूनिवर्सिटीज़ भी आगे आ सकते हैं, पर एनआईआरएफ में उनमें एक डिसएडवांटेज है, उनके लिए एक privilege नहीं है। So that is the issue which becomes an disadvantage when it comes to the NIRF rankings. With that issues completed, let's move to second article which is on the Bangladesh river water deal. अब यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में थोड़ा सा बात करते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश में वो कौन से हैं। द फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज अगरतला अखोरा रेलिंग। ये जो रेलिंग है दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस हैं। जो रिसेंटली कंडक्टेड CAPF एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन था। सो व्हाट इज दिस? ये काइंड ऑफ रेलिंग है जिसे कनेक्ट करता है अगरतला जो कि त्रिपुरा में है इंडिया को विद अखोरा जो कि बांग्लादेश में, इन दोनों को कवर करता है। एक काइंड ऑफ रेलिंग है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज दैट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया के असिस्टेंस के थ्रू बांग्लादेश में बनाए जा रहे हैं। सेकेंड इज दैट जो ट्रैवल टाइम है किन के बीच में, अगरतला और कोलकाता के बीच में जो ट्रैवल टाइम है वो घटा सकते हैं बाय व्हाट? 1/3 ऑफ द टाइम हम लोग घटा सकते हैं। जैसे कि 31 आवर्स का जो जर्नी है वो हम लोग कितना में 10 आवर्स में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हम लोग जो ये जर्नी अगरतला टू कोलकाता वो हम लोग ढाका के थ्रू करें। So with that mindset, this project has been launched. With that, let's see the second important infrastructure project, which is Siliguri to Parbatipur pipeline. अब ये जो है सिलीगुड़ी इस पर्टिकुलरली यहाँ पे है आपके चिकन कॉरिडोर, चिकन स्नैक जिसे हम लोग कहते हैं, एंड वी आर हैविंग पार्वतीपुर जो कि बांग्लादेश में है, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहे एक पाइपलाइन। ये पाइपलाइन क्या प्रोवाइड करेगा? हाई स्पीड डीजल जो है ये प्रोवाइड करता है। एंड ये जो डीजल है ये कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिया में एक रिफाइनरी है जिसे कहते हैं NRL रिफाइनरी। NRL जो है ये जो हाई स्पीड डीजल है ये प्रोवाइड करेगा, जो कि बांग्लादेश के वहाँ पे जो लोकल रिफाइनरी उस पर वो स्टोर करेंगे। सो इससे क्या होगा? इससे इंडिया और बांग्लादेश का जो इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा। बाय दैट इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस इंडिया का कंट्रोल और बांग्लादेश का जो रिलेशंस है, कोऑपरेशन है वो बढ़ेगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। विद दैट देखते हैं कि वाटर में क्या क्या ट्रीटीज हैं। सो यू शुड नो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वी आर हैविंग 54 रिवर्स है जो कि इंडिया से बांग्लादेश या बांग्लादेश से उधर आ रहा है। एक कॉमन शेयरिंग इज देयर बिटवीन 54 रिवर्स के साथ शेयरिंग है हम लोग का। ये 54 रिवर्स में ट्रीटीज लॉन्च करने के लिए और उससे जो मैंडेट फिक्स करने के लिए, शेयरिंग फिक्स करने के लिए व्हाट इज देयर? वी आर हैविंग एन बायलैटरल जॉइंट रिवर्स कमीशन। एक कमीशन है जिसे हम लोग कहते हैं JRC, और ये 1972 से ही काम करते हैं ताकि जो ट्रीटीज़ जो वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ है वो बन पाए। वन ऑफ द मेजर ट्रीटी इज गंगा वाटर ट्रीटी, गंगा को शेयर करने के लिए, एंड दैट वाज साइंड इन 1996 में शेयर है। अब देखते हैं विद दैट लेट्स सी द इश्यूज। क्या क्या हैं इश्यूज? वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। कौन से डिस्प्यूट्स? द फर्स्ट डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग द गंगा रिवर डिस्प्यूट। एज यू नो 1996 में ही ये साइन हुआ था। अब इसमें इशू क्या है? इसके बेसिस पे हम लोग को 50% जो है 50% है, 50% इंडिया के लिए, 50% बांग्लादेश के लिए है। यहाँ पे इशू क्या है? इंडिया ने एक बैरेज जो है कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया था, फरक्का बैरेज जो कि हुगली में है। क्यों? क्योंकि हुगली का जो वाटर सप्लाई है वो वाटर सप्लाई बढ़ जाए। पर इसमें इशू क्या है? क्योंकि 50% हम लोग कमिट कर चुके हैं। सो इन केस अगर हम लोग फरक्का बैरेज बनाए हुगली में तो बांग्लादेश को ये इनसिक्योरिटी कि कहीं उनका जो शेयर है उनका शेयर कम ना जाए। तो दैट इज अ डिस्प्यूट विद गंगा रिवर डिस्प्यूट। द सेकेंड डिस्प्यूट इज तिस्ता रिवर। सो तिस्ता रिवर पर्टिकुलरली सिक्किम से होके इंडिया से गुजर के वो बांग्लादेश में जाते हैं। ये जो रिवर है ये रिवर 1983 में हम लोग ने डिसाइड किया था ओके हमें डिस्कस करना है, हमें शेयर करना है। क्या करेंगे? 36% बांग्लादेश को दे देते हैं और 39% इंडिया के पास है, और जो बाकी के 25% है, बाकी का 25% हम लोग लेटेस्ट स्टेज में डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज डिसाइडेड इन 1983। फिर 2011 में हम लोग ने डिसाइड किया, जैसे गंगा रिवर ट्रीटी में हम लोग ने 50-50 डिसाइड किया, तो यहाँ पे भी हम लोग 50-50 शेयर करते हैं। बट अगेन जब 50-50 शेयर करने का बात आया तो इश्यूज़ हुआ,
अपोजिशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्योंकि जब भी शेयर करने का बात आता है, सो सम स्टेट जहाँ से फ्लो होके जाता है उन्हें एक इनसिक्योरिटीज होता है कि कहीं ना कहीं जो पानी उन्हें मिल रहा है वो कहीं ना कोई इश्यूज़ ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं कम ना हो जाए और वहाँ पे ड्रॉट ना पड़ जाए या फ्लड्स में कोई इश्यूज़ ना हो जाए. सो दैट इज़ द एस्पेक्ट विद तीस्ता रिवर डिस्प्यूट. जो आर्टिकल है आज का, दैट इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग तीस्ता रिवर डिस्प्यूट. अब देखते हैं आगे क्या होता है. सो विद दैट लेट्स मूव टू आवर थर्ड आर्टिकल विच इज़ ऑन अटॉर्नी जनरल. यहाँ पे देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल क्या है, क्यों है, द पावर्स. सो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इज व्हाट, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है. एंड ही इज द पार्ट ऑफ व्हाट, यूनियन एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्योंकि आपको पता होगा स्टेट, कोई भी स्टेट एज एन इंडियन कंट्री में बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टेट के तीन होते हैं, तीन लेग्स होते हैं. देयर इज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ये जो एग्जीक्यूटिव है इसका बात किया जा रहा है, ही इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. देन ही इज ए चीफ लीगल एडवाइजर, और चीफ लीगल एडवाइजर के बेसिस पे वो क्या करता है, ही एडवाइसेस whom द यूनियन गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल मैटर्स. देन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में मेंशन है, जो कि पर्टिकुलरली पार्ट 5 में है. नेक्स्ट ही इज ए प्राइमरी लॉयर. अब प्राइमरी लॉयर होने का क्या मतलब, कि कोई भी केस हो सुप्रीम कोर्ट में जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का स्टेक हो, इंडियन गवर्नमेंट का एक रोल हो, वहां पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, अटॉर्नी जनरल उसे रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्राइमरी लॉयर. देन अटॉर्नी जनरल जो है वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके बेसिस में, उनके एडवाइसेस के बेसिस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते किसे, अटॉर्नी जनरल को. विद दैट लेट्स सी द अपॉइंटमेंट, टर्म, प्रिविलेजेस एंड रेस्ट्रिक्शंस. So first starting with appointment. So as I told, he is appointed by whom? He is appointed by President of India. President appoint करता है. और इसका जो measures है ये कौन करता है, the qualification है, qualification is done कि उसके जो qualification है वो qualification should be parallel with what? सुप्रीम कोर्ट जज. सुप्रीम कोर्ट जज का जो क्वालिफिकेशन है और इनका जो क्वालिफिकेशन है वो सेम होना चाहिए. और इस बेसिस पे कौन सजेस्ट करता है, गवर्नमेंट सजेस्ट करता है, और गवर्नमेंट के सजेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. सो लेट्स सी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस है. सो क्वालिफिकेशन, द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, वो सिटीजनशिप होना चाहिए उनके पास इंडिया का. सो ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन. एंड देन वो आइदर शुड हैव कंप्लीटेड 5 years इन हाई कोर्ट एज एन व्हाट, एज एन जज, या 10 years इन हाई कोर्ट एज एन व्हाट, एज एन एडवोकेट. सो 5 साल जज के तौर पे या 10 साल एडवोकेट के तौर पर हाई कोर्ट में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए. देन ही मे बी एन एमिनेंट जूरिस्ट. एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की नज़र में उनका जो एमिनेंसी है वो रहना चाहिए. ही शुड बी एन एमिनेंट जूरिस्ट. और अगर आप कंपेयर करो, हम लोग ने पहले डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है. तो अगर आप कंपेयर करें तो ये सेम जो क्वालिफिकेशंस है, ये क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी है. सो दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन कि जो अटॉर्नी जनरल है उनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशंस के बराबर होना चाहिए. विद दैट लेट्स सी क्या होता है उनका टर्म्स. सो देयर इज़ नो फिक्स टर्म, उनका कोई फिक्स टर्म नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही उनका कोई फिक्स टर्म के बारे में बात है और ना ही उनकी जो प्रोसीजर हैं जिसके बेसिस पे हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं उनमें कोई मेंशन है. सो देयर इज नो स्पेसिफाइड टेन्योर विच इज मेंशन, नॉर देयर इज एनी प्रोसीजर और ग्राउंड्स ऑन विच इट शुड बी रिमूव्ड, वो जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. फाइन. विद दैट लेट्स सी, तो कौन रिमूव कर सकता है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन एनी टाइम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेशर नहीं है. एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी उन्हें रिमूव कर सकते हैं. एंड अदरवाइज ही कैन क्विट बाय सबमिटिंग हिज रेसिग्नेशन टू हुम, बाय सबमिटिंग हिज रेसिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट. विद दैट लेट्स सी, he is appointed by the president on the advice of council of ministers. I think I have told you, but conventionally क्योंकि council of ministers के एडवाइस में उन्हें लॉन्च किया जाता है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है. तो जब भी council of minister आइदर रिप्लेस हो जाते हैं या चेंज हो जाता है गवर्नमेंट, तो ये भी कन्वेंशनली ये जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ वो आते हैं, गवर्नमेंट के साथ जाते हैं. दिस इज एन कन्वेंशन. कन्वेंशन का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिटन, जो कि होते आ रहा है. So that is an convention. With that, let's see the role. क्या है role? So I think some of the roles I have discussed. He advises the union government on all the legal matters. कौन से legal matters जो कि प्रेसिडेंट ने रेफर किए हों, और उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. सो कौन से ड्यूटीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. अगर कोई लीगल केस है, इफ देयर इज एनी लीगल केस जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड, देन कौन रिप्रेजेंट करेगा, अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करेगा. कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में. किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में. सेकेंड इज दैट अगर उसे रिप्रेजेंट करना है
तो वहाँ पे जो भी रेफरेंसेस है जो कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है अंडर व्हाट, अंडर आर्टिकल 143। अभी आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 के बेसिस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता, सॉरी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है कोई भी लीगल मैटर्स में एडवाइस के लिए। और वहाँ पे कौन आएगा, वहाँ पे किसका रोल होगा? अटॉर्नी जनरल का रोल होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। थर्ड इज दैट ही ऑल्सो अपीयर्स इन हाई कोर्ट्स, अगर कोई केस रजिस्टर हुआ है अगेंस्ट व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में कौन आता है? द अटॉर्नी जनरल, बिकॉज ही इज ए प्राइमरी लॉ ऑफिसर। विद दैट लेट्स सी द रेस्ट्रिक्शंस। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस? सो फर्स्ट, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड एनी ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वो कोई भी वो पब्लिकेशन या कोई भी ब्रीफिंग वो नहीं कर सकते। सेकेंड, also he should not advise what or brief in any cases in which he is called upon to advise or appear for government of India। so ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वो जा सकते हैं और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई केस में उन्हें अपेयर करने के लिए जा रहे हैं या केस में उनके एडवाइस मांग रहे हैं तो उस केस में भी वो अपना पर्सनल जो ब्रीफिंग है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। With that, let's see the third restrictions. He should not defend any accused person or in criminal prosecutions without the permission of what? Without the permission of government of India. So government of India के permission के खिलाफ जाके वो कोई भी criminal prosecutions में कोई भी जो accused person है उसके वो डिफेंड नहीं कर सकते। सो उसमें जो परमिशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से ही जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट के प्राइमरी ऑफिसर हैं, तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस उन पे लागू होता है। Then he should also not appoint or accept any appointment as director in any company without the permission of government of India. So ये है restrictions जो कि अटॉर्नी जनरल के ऊपर लगाए जाते हैं। With that let's see कि क्या क्या privileges है। So first privilege है कि he has the right to speak. उसके पास there is the right to speak in any proceedings। कहाँ पे? लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या कोई भी कमिटी में हो, वहाँ पे he has the right to speak। But right to speak तो है, but he is not having what? राइट टू वोट। उनके पास वोट करने का राइट नहीं है, स्पीक करने का राइट है। सो प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट थिंग इज दैट ही इज नॉट कंसिडर्ड एज एन गवर्नमेंट सर्वेंट। ही इज एन पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव बट ही इज नॉट कंसिडर्ड एज व्हाट? गवर्नमेंट सर्वेंट। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कैन प्रैक्टिस व्हाट? ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली भी। प्राइवेटली भी वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसमें वो उन्हें डीबार नहीं किया गया, उन्हें रोका नहीं गया है एज पर दी रिकमेंडेशंस। सो ये हैं कुछ प्रिविलेजेस जो कि अटॉर्नी जनरल के पास हैं। विद दैट let's move to our next article which is on Assam Rifles। यहाँ पे जो अटैक हुआ उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या बात करेंगे जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो फर्स्ट लेट्स सी कि क्या है मैंडेट ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस। सो जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पहले कुछ अलग सिस्टम था उन्हें डिवाइड करने का, पर 2011 में इंडियन आर्मी ने कुछ सजेशंस प्रोवाइड किए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। उसके बेसिस पे ये जो डिवीजन है ये डिवीजन लागू किया गया। ये जो डिवीजन है यहाँ पे दो डिवीजन है। द फर्स्ट डिवीजन इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड द सेकेंड डिवीजन इज सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। और ये जो डिवीजन है ये कब से लागू हुआ है? 2011 से। इट्स फ्रॉम 2011। नाउ लेट्स सी, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है यहाँ पे जो भी हैं कौन लीड करता है यहाँ पे? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर्स इसे हेड करते हैं। सो लेट्स सी कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। सेकेंड वन इज आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। थर्ड वन इज एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। फोर्थ वन इज सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फिफ्थ वन इज सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। Second, next one is NSG, that is National Security Guard, SPG, Special Protection Group, and RPF, that is Railway Protection Force। तो आप देखे होंगे ये जो है BSF, ITBP, SSB, ये सब बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जबकि CRPF के पास काफ़ी सारे मैंडेट हैं और जो CISF हैं वो कोई भी इंडस्ट्रियल जगह है, कोई फॉर एग्जांपल कोल प्लांट है या पावर प्लांट है या जो मेट्रो है, एयरपोर्ट है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो CISF है। NSG को आप देखते होंगे जो जिन्हें कहते हैं ब्लैक कैट्स, वो कौन है? वो NSG हैं। SPG पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करने के लिए जो कोट सूट पहन के आते हैं, जिनके पास ब्रीफ केस रहता है, वो कौन है? वो SPG हैं। और रेलवे में कौन प्रोटेक्ट करता है? दैट इज RPF। अब यहाँ पे जितने ये जो फोर्सेस हैं BSF से लेकर आपके NSG तक, ये जो फोर्सेस हैं इनका जो कमांड है, इनका कमांड किसके अंदर है? MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इनका कमांड आता है। सो ये कंट्रोल करते हैं। जबकि SPG का बात करें, इनका जो बागडोर है किसके अंडर है? कैबिनेट सेक्रेटरीट।
कैबिनेट जो सेक्रेटरीट है वो कंट्रोल करते हैं इसे, जबकि आरपीएफ किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर है। सो दैट इज द कि कंट्रोल किसके हाथ में है। विद दैट लेट्स मूव कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। सो सीआरपीएफ जो है, एज आई टोल्ड, सीआरपीएफ के साथ काफ़ी सारे मैंडेट हैं। सीआरपीएफ के पास काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स भी हैं, स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स जिनका जो मैंडेट है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल देयर इज द रैपिड एक्शन फोर्स, आरएफ। ये जो वो लोग हैं जो कि ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, दे आर पर्टिकुलरली एक्सपर्ट इन राइट कंट्रोल, जो भीड़ को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे राइट कंट्रोल के लिए इसको बुलाया जाता है रैपिड एक्शन फोर्स। सेकेंड वन इज कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जिसे हम लोग एब्रीवेट करके क्या कहते हैं? कोबरा बैटालियन। कोबरा, कोबरा क्या के लिए है? कोबरा इज पर्टिकुलरली फॉर नक्सल्स, नक्सल्स को काउंटर करने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एबल एज वेल एज स्पेशलाइज्ड फोर्स व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग नक्सल्स। देन वी आर हैविंग स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। ये स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है, ये केमिकल अटैक हो या बायोलॉजिकल अटैक हो या न्यूक्लियर अटैक हो, ये सब अटैक्स में मिटिगेट करने के लिए एज वेल एज प्रिवेंट करने के लिए कौन है? देयर इज स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। एंड देन वी आर हैविंग द पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप। ये आपको नाम से ही आई थिंक यू शुड बी अवेयर कि ये दे कंट्रोल व्हाट, दे काइंड ऑफ see the security of the parliament. It was particularly made after the 2001 parliament attack जो हुआ था, उसके बाद जो है ये PDG जो है वो फॉर्म हुआ। With that, let's see which are the central paramilitary force. अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में अपना है आसाम राइफल्स, जिनका जो ऑपरेशनल कमांड है, ऑपरेशनल कमांड किसके पास है? ऑपरेशनल कमांड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो ये है उसमें आपकी कंट्रोल की बात करें। और जो आसाम राइफल्स है उनकी जो मैंडेट है वो 2 वेज हैं। फर्स्ट इट इज टू कंट्रोल दी मेंटेन एज वेल एज कंट्रोल दी नॉर्थ ईस्ट काउंटर इंसर्जेंसी। इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में उन्हें काउंटर करने के लिए आसाम राइफल्स का एक काम है। सेकेंड वर्क इज टू गार्ड दी इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। सो विद दैट लेट्स सी कि जो बाकी बॉर्डर्स हैं वो कौन ये संभालता है। स्टार्टिंग विद BSF। जो BSF है इट सीज द इंडो पाक बॉर्डर एज वेल एज द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, BSF कंट्रोल करता है। देन वी आर हैविंग द ITBP। नाउ एज आई डिस्कस ये इंडो चाइना बॉर्डर, और जो तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है वो कौन देखता है? इंडो चाइना को कौन देखता है? ITBP। विद दैट लेट्स सी द SSB, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेंडली फोर्स एंड they kind of see the borders between Indo-Bhutan as well as Indo-Nepal। ये 2 बॉर्डर्स को वो कवर करते हैं। एंड एज अ टोल्ड म्यांमार को कौन? म्यांमार के साथ जो बाउंड्रीज हैं वो आसाम राइफल्स कंट्रोल करते हैं। विद दैट एक और फोर्स है जो कि है CRPF। सो CRPF जब भी कोई स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को पोलिसिंग करने में कोई दिक्कत आती है तब किन्हें बुलाया जाता है? CRPF को। इलेक्शंस के टाइम हो या कोई दंगा फसाद हो या कहीं पे कुछ 144 लागू करना हो, वहाँ सब केसेस में किसे बुलाया जाता है? CRPF को। With that, let's move to our 5th article, which is on China Taiwan. China Taiwan. तो चाइना ताइवान में मैंने कल एक काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बताया है, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि PRC क्या है, ROC है, ROC क्या है। वहाँ पे पहले ROC के पास यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबरशिप था, फिर वो कैसे PRC के पास चला गया, क्या क्या इश्यूज थे, पॉलिटिकल पार्टीज कौन से थे, KMT, CCP, DPP, ये सब चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर। विद दैट लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे। क्विज ऑफ द डे क्या है आज? द फर्स्ट क्विज इज ए मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको रिवर्स के साथ कहाँ पे फ्लो करता है वो आपको बताना है, विच हैज़ बीन देयर इन UPSC 2020। द सेकेंड वन इज ऑन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि हम लोग ने डिस्कस किया है। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इनकी जो सॉल्यूशंस है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशंस वुड बी प्रोवाइडेड इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज जो PPT है इन द फॉर्म ऑफ एन PDF वुड बी प्रोवाइडेड इन द लिंक एज वेल एज इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो प्लीज जॉइन आवर ग्रुप। So I hope that you have learned a lot. Please study hard, work hard. We will be doing the same for you guys. See you soon.